आपको एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है मध्यकाल में केंद्रीय सत्ता के विकेंद्रीकरण से प्रांतीय शक्तियों का अभ्युदय। तो मध्यकाल में केंद्रीय सत्ता के विकेंद्रीकरण से प्रांतीय शक्तियों का अभ्युदय, इसका क्या मतलब है? इसका तात्पर्य ये है कि कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था डगमगा गई थी, कमजोर हो गई थी, शिथिल हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप प्रांतीय शक्तियां शक्तिशाली हो गईं, जैसे जौनपुर, मालवा, गुजरात, बहमनी, विजयनगर। ये दक्षिण की भी शक्तियां हैं, उत्तर की भी शक्तियां, पूर्व की भी शक्तियां, पश्चिम की भी शक्तियां। इन शक्तियों के अभ्युदय के कारण केंद्र पर प्रभाव पड़ा और जो सल्तनत जो तुगलक काल तक काफी सुदृढ़ था वो डगमगा गया और मध्यकाल के दूसरा हिस्सा मुगल काल की ओर मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रांतीय शक्तियां जिनका समय समय पर उत्तर तथा दक्षिण भारत में अभ्युदय हुआ, जिनकी रीति व नीतियों ने इतिहास को प्रभावित किया। जैसे मैंने अभी आपको राज्यों के नाम बताए, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। तो ये विजयनगर साम्राज्य हिंदू राज्य है, बहमनी साम्राज्य मुसलमान राज्य है। तो इनकी जो रीति नीतियां थी उसने उत्तर को और आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को और राष्ट्रीय स्थिति को, संप्रभुता को, एकता को प्रभावित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष एवं राजपूतों के एकजुट न हो सकने व विदेशी शक्तियों को न ललकार कर खदेड़ न सकने के कारण भारत में मुस्लिम शक्ति के पैर जम गए। क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष। तीन शक्तियों के बीच में जो भारत में प्राचीन काल के अंत में संघर्ष हुआ, राजपूतों, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके जो तीन ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था, जो बंगाल, गुजरात और दक्षिण का, इसने भारत की 225 साल की जो सुदृढ़ व्यवस्था को हिला करके रख दिया, क्योंकि इनका परस्पर संघर्ष लगभग 225 वर्षों तक चलता रहा और मुस्लिम शक्ति के पैर इसी कारण भारत में जमे। अब वो मुस्लिम शक्ति भी डगमगा गई, क्योंकि मुस्लिम शक्ति पर आघात करने वाला व्यक्ति कौन था? तैमूर लंग था। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ, उसने जो लूटपाट मचाई, उस तैमूर लंग के आक्रमण के फलस्वरूप 1398 ईस्वी में सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा किया और अधिक परिश्रम किए बगैर उसने अधिक प्रतिरोध का सामना न किया और दिल्ली तक पहुंच गया। कहने का तात्पर्य यह है कि तैमूर लंग, जिसको भारत की शिथिल स्थिति का मोहम्मद तुगलक के समय पता चल गया और उस आइडिया से जब वो भारत आया तो उस समय उसे पश्चिम एशिया से आने में और मध्य एशिया से दिल्ली तक पहुंचने में अधिक प्रतिरोध यानी रुकावट का कोई सामना नहीं करना पड़ा। अधिक रुकावट का सामना उसको इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय शिथिल थी। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, इसलिए दिल्ली की जो स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी और इस कमजोर स्थिति का सीधा सीधा फायदा तैमूर लंग ने उठाया। मोहम्मद तुगलक की नीतियों से उसकी राजनीतिक व्यवस्था शिथिल हो गई और 1399 से 1413 ईस्वी तक वह दिल्ली के तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। मतलब अंतिम सुल्तान, अंतिम महत्वपूर्ण सुदृढ़ सुल्तान था और उसने ही ऐसे बीज बो दिए थे कि सैयद और लोधी शासकों ने भारत में एक विदेशी ताकत की तरह राज्य किया। मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत से दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। ये हो गए बड़े बड़े प्रांत स्वतंत्र हो गए। इन स्वतंत्रता से क्या हुआ? जो एक राजनीतिक एकीकरण था वो ध्वस्त हो गया और मोहम्मद तुगलक के समय में मलिक सरवर नाम के एक हिजड़े ने सुल्तान से मलिक उस चर्क यानी पूर्वाधिपति की उपाधि ग्रहण कर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होना इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि केंद्रीय जो स्थिति सुदृढ़ थी वो डगमगा गई। मोहम्मद तुगलक का शासन इस समय दिल्ली से पालम निकटवर्ती कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया था। अब आपको स्पष्ट हो गया कि अब जो केंद्रीकृत अलाउद्दीन के समय दक्षिण तक राज्य था, मोहम्मद तुगलक के समय थोड़ा था, उससे पहले था, है ना, जो
दास वंश के समय था, जो खिलजी वंश के समय था, जो तुगलक वंश के 3/4 काल तक था, उसके समय भी था। लेकिन मोहम्मद तुगलक के समय व्यवस्था डगमगा गई, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद तुगलक एक पागल शासक करार कर दिया गया। पागल शासक किस रूप में करार कर दिया गया? वो कि उसकी जो नीतियां थी वो अव्यावहारिक थी। उन अव्यावहारिक नीतियों का क्रियान्वयन राज्य में नहीं हो पाया और भारत की राजनीतिक स्थिति उत्तरोत्तर कमजोर होती चली गई, जिसका फायदा विदेशी ताकतों ने निरंतर उठाया। इस समय विशेष राजनीतिक घटक यह था कि नुसरत शाह तुगलक एवं मोहम्मद तुगलक ने एक साथ शासन किया। उसने क्या किया? अपने साथ नुसरत शाह को भी शामिल कर लिया। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से तथा नुसरत शाह ने फिरोजाबाद से अपने शासन का संचालन किया। जब शासन दो हाथों में संचालित है, दो नावों में देश सवार है, तो वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। तैमूर के आक्रमण से डरकर दोनों सुल्तान राजधानी से भाग खड़े हुए। तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर जो कि लंगड़ा था, लेकिन वो लूटपाट की दृष्टि से आया। तो भारत में दोनों, जिनको कि निर्बाध कर देना चाहिए था, देश की स्थितियों को मजबूत करना चाहिए था और सामना करना चाहिए था तैमूर लंग का, मोहम्मद तुगलक और नुसरत शाह दोनों भाग खड़े हुए। और 15 दिन तक दिल्ली में रहने के पश्चात तैमूर विजित प्रदेशों का राज्यपाल खिज्र खां को नियुक्त कर वापस चला गया। मतलब तैमूर को यहाँ लूटपाट करने में, खिज्र खां को नियुक्त करने में, आर्थिक हानि पहुंचाने में, आने में कोई कठिनाई नहीं हुई और राजनीतिक वर्चस्व भी वह स्थापित करके अपना चला गया। मोहम्मद तुगलक ने अपने वजीर मल्लू इकबाल की सहायता से दिल्ली सिंहासन प्राप्त किया। मोहम्मद तुगलक ने अपने वजीर मल्लू इकबाल की सहायता से दिल्ली सिंहासन वापस प्राप्त किया। मल्लू इकबाल के मरने के बाद, है ना, खिज्र खां से उसका परस्पर युद्ध हुआ और मल्लू इकबाल मारा गया। अब क्या हुआ? अब दिल्ली की सत्ता मोहम्मद तुगलक ने दौलत खां को सौंप दी। मोहम्मद तुगलक ने किसको सौंपी? दौलत खां को। 1412 में खुद मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और 1413 में दिल्ली सिंहासन के लिए दौलत खां लोधी एवं खिज्र खां में दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर एक नए राजवंश, और कौन सा नया राजवंश स्थापित हुआ? सैयद वंश। और इस सैयद वंश के साथ ही पुनः भारत में विदेशी ताकत कायम हो गई, विदेशी सत्ता का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब हम एक एक राज्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे, विजयनगर, पैमनी, मालवा, गुजरात। तो आज के लिए आपको ये सारी पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक के समय किस तरह से हमारी राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ और इसका विदेशी ताकतों ने उत्तरोत्तर फायदा उठाया। अभी सल्तनत स्थापित हुआ, फिर मुगल स्थापित हुआ, फिर अंग्रेज आए। ये सब विकेंद्रीकरण राजनीतिक कमजोरी के कारण था। अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो विद्यार्थियों, सीधे फोन करके भी मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।